हेलो। हाँ बाबू, तो हम पॉलिटिकल साइंस में जो बात कर रहे हैं, खास करके चैप्टर का नाम ही है शीत युद्ध का दौर। इसलिए हर एक क्वेश्चन में शीत युद्ध की बात की जाएगी। और शीत युद्ध एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक साल आता है, क्योंकि इस पर चैप्टर ही है। ये जो चैप्टर 1 शीत युद्ध है, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग पढ़ते रहें और अपने दिमाग में या अपने दोस्तों को ये बात बता दें कि जो क्लास, जो चैप्टर ऑनलाइन चल चुकी है, उसको हम ऑफलाइन में नहीं चलाएंगे। हाँ, रहा कुछ ऑब्जेक्टिव की बातें, तो ऑब्जेक्टिव जो है हम ऑफलाइन में लिखाएंगे, लेकिन जब हम भी पढ़ाते हैं और किसी सेंटेंस को दोहराते हैं, तिहराते हैं, बोलते हैं कि क्वेश्चन में लिख लीजिए, तो आप इसी समय ही लिख लेने का कार्य कीजिए, ठीक ना। और ऐसे अपने दोस्तों से बातें करते रहिए। कैसे कोई ऐसा दोस्त जिनको अभी तक इस ऐप्स के बारे में जानकारी नहीं है या किसी प्रकार का समस्या भी आ रहा होगा ऐप्स में किन्हीं किन्हीं के पास, तो जो इंस्टीट्यूट का नंबर आपका है उस पर संपर्क करें या आप हमसे संपर्क करें कि सर मेरा जो ऐप्स पर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत है कि पीडीएफ लेते के साथ जो होता है, पीडीएफ हो गया करते के साथ ऐप्स बंद हो जाता है। तो जिनसे ये शिकायत है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिले, हम उनको लिंक देंगे, है ना। फिर उनको सारा पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि वीडियो के साथ पीडीएफ इसलिए दिया जा रहा है कि साथ में आप लोग नोट बनाते चले जाइए, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग साथ में नोट बनाते ही चले जाएं, और किसी प्रकार का समस्या हो तो पूछने की कोशिश करें। देखो बाबू, अगर तुम लोग अभी भी ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऐसा बोल दीजिए, हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पढ़ने से ज़्यादा हमको पढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है ऑनलाइन में, है ना। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, है ना। तो चलिए ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं ये शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य में अंतर। तो आप शीत युद्ध के बारे में तो पहले पढ़ चुके थे भाई कि आखिर शीत युद्ध क्या है। तो प्रश्न तो आपसे किया हुआ भी था और पढ़ भी चुके थे कि द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद जो हुआ था, दो महाशक्तियां उभरी थी, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। और दोनों के बीच जो वाकपटुता का युद्ध हुआ था, मतलब वाक विचार को जो युद्ध हुआ था, खूनी खेल नहीं हुआ था, रेडियो पर युद्ध हुआ था, मतलब प्रचारों से युद्ध हुआ था, एडवर्टाइजमेंट से हुआ था, पत्रकारों द्वारा हुआ था। तो इसको शीत युद्ध कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नया प्रश्न आ गया है कि शीत युद्ध एवं तनाव शैथिल्य, है ना। तनाव शैथिल्य का मतलब हुआ कि दोनों में किस प्रकार की तनाव बनी रही और ये तनाव कब तक बनी रही, में अंतर बताइए। ये दोनों में अंतर क्या थे, दोनों को समझिएगा। एक एक वर्ड को समझिए ध्यान से। दूसरे महायुद्ध, तो सबसे पहले प्रश्न है कि दूसरा महायुद्ध कब हुआ था, कितने बार बोल चुके हैं। तो दूसरा महायुद्ध जो बाबू हुआ था, दूसरा महायुद्ध जो हुआ था, ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में। एकदम ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अवधिकाल क्या है, 1939 1945। कभी कभी प्रथम विश्व युद्ध पूछ देता है, उसका है 1914 से 1918। क्या 1914 से 1918। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ, दो महाशक्तियां बन गई। तो आपसे प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन लिख ही लीजिए, है ना, कि दूसरे महायुद्ध के बाद, दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में कौन कौन सी दो महाशक्तियां आई थी। तो आपका एक रहेगा अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका बोलिए, दूसरा आपका है सोवियत संघ। क्या है? सोवियत संघ। क्या है? सोवियत संघ। तो यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक क्या समझे कि दूसरा महायुद्ध कब हुआ था? तो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1949 से 1918 तक हुआ था, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ क्या है? ये दोनों दूर ध्रुवता है ना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्ति उभरी थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था। आगे चलते हैं। अमेरिका उदारवादी की विचारधारा का समर्थक था, तो सोवियत संघ समाजवाद की विचारधारा का पक्षधर था। ध्यान दीजिएगा, उदारवाद क्या है और समाजवाद क्या है। इसके बारे में आप 10th में भी पढ़े होंगे। देखिए बाबू, जो लोग खास कर 9th और 10th में सिविक्स नहीं पढ़े हैं, पॉलिटिकल पर ध्यान नहीं दिए, उनको समझना काफ़ी कठिनाई होगी। कि किसी, ये इतिहास नहीं, किसी की कहानी नहीं, जो किस्सा सुना दिए याद हो गया, है ना। आपको विशेष नॉलेज लेना पड़ेगा इसके प्रति, खुद मेहनत करना पड़ेगा,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं 8, 9, 10 में जो होते हैं 3 क्लास में सामाजिक विज्ञान पर ध्यान नहीं देते हैं, 0/0 सन्नाटा छोड़ देते हैं, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं वो। तो उनको आगे जाकर समझना थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है, वो याद करना पड़ जाता है उनको। तो उदारवाद का मतलब हुआ कि समाज का जो व्यक्ति होता है अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने समाज के आर्थिक बारे में सोचता है, आर्थिक विकास के बारे में सोचता है। तो अमेरिका जो था उदारवाद की विचारधारा का समर्थक था सोवियत संघ समाजवाद। समाजवाद देखिए क्या है, आदिकालीन मानव जो था तो अपने ज़रूरत के अनुसार ही समाज में जिसको जिस प्रकार की जरूरत थी उस प्रकार का अर्थ एवं वस्तु का सहायता करते चला गया था। तो दोनों का वही है, एक बुद्धिमत्ता रूप से करता है, एक बुद्धि का प्रयोग करके अपनी पूर्ति करता है, और समाजवाद जरूरत के अनुसार किसी को पूर्ति कराने का कार्य करता है। दोनों के बीच घृणा द्वेष टकराव की स्थिति पैदा हुई। तो ध्यान दीजिएगा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच किस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी, तो घृणा। दोनों एक दूसरे से घृणा करते थे, दोनों एक दूसरे से शिकायत करते थे, टकराने की स्थिति हो गई थी। मतलब अब युद्ध होगा कि कब युद्ध होगा, उसकी स्थिति पैदा हो गई जो किसी समय तीसरे विश्व युद्ध का मार्ग खोल सकती थी। मतलब इस प्रकार का इस दोनों के बीच में घृणा था, द्वेष था, टकराव था कि कभी कभी लगा था कि तीसरी युद्ध हो जाएगी, और इसी को शीत युद्ध कहा गया। क्या कहा गया? शीत युद्ध कहा गया। इसी को शीत युद्ध कहा गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्थिति सुधरी। अब बात बताया गया कि शीत युद्ध हुआ, लेकिन धीरे धीरे दोनों का स्थिति सुधर गया, परस्पर सहयोग और समन्वय बढ़ा, दोनों एक दूसरे का सहयोग करने का कार्य भी किए। शीत युद्ध की गर्मी घटी। शीत युद्ध मतलब का गर्मी घटना का मतलब हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका जो दोनों के पास हमेशा लड़ने की बात होती थी वो तनाव शिथिल हो गया। मतलब जो क्या बोलते हैं, दो गुटों के बीच में जब तनाव होती है, जब बात विवाद होता है, तनाव होता है, दोनों के बीच तनाव है ना। उसकी बात को वो नहीं मान रहा, उसकी बात को वो नहीं मान रहा है, लेकिन दोनों के बीच तनाव क्या शिथिल हो गया, मतलब रुक गया। मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं, जब कहने का मतलब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में स्थिति सुधरी, परस्पर सहयोग का बात आया, समन्वय का बात आया, शीत युद्ध की गर्मी घट गई, मतलब शीत युद्ध का बात तनाव घट गया, तो तनाव शिथिल का ऐसे नाम दे दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1991 में हर एक साल प्रश्न रहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में। दिमाग में बांट लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में। क्वेश्चन ये हर साल आता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में आता हुआ था। आप लोगों के पास गांव ग्राम किन्हीं के पास अगर क्वेश्चन पीछे वाला बचा हुआ या उसके पीछे बचा हुआ तो क्वेश्चन देखिएगा, सोवियत संघ और शीत युद्ध से क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन रहेगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में हुआ था। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध एवं तनाव शिथिल की स्थितियों का अंत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब सोवियत संघ ही नहीं रहेगा तो अकेले अमेरिका किससे लड़ेगा बुआ, किसी से, है ना। और अगला विरोधी सोवियत संघ था इसका, तब ना इसका विरोधी था क्या था, कट्टर दुश्मन इसका था। तो सोवियत संघ जो था इसका विनाश हो गया, ये खत्म हो गया। जब ये खत्म हो गया तो न शीत युद्ध होगा न तनाव शिथिल हो गया। तो प्रश्न भी रहेगा कि तनाव सहित क्वेश्चन भी रह सकता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव शिथिल जैसी स्थितियों का अंत कब हुआ, तो 1991 में हुआ। क्वेश्चन हो सकता है शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 1991 में रहा। और अगर शीत युद्ध का अवधि काल पूछ दे कि शीत युद्ध का अवधि काल क्या था, तो आपको आंसर देना होगा कि शीत युद्ध का अवधि काल जो था 1945 से जो था 1991 था। तो दिक्कत, आगे चलते हैं हम। तो किसी व्यक्ति को रिसेप्शन समस्या से दिक्कत है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। और दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात पे, यहाँ पर कुछ बातें सिखाई गई है, आप लोग खुद थोड़ा सा कर लीजिए कि शीत युद्ध के विनाशकारी प्रभाव क्या था। तो ध्यान दीजिएगा, शीत युद्ध का मतलब शीत युद्ध जो था किस प्रकार के विनाशकारी प्रभाव को डाल सकता था। तो ध्यान दीजिएगा कि महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधनों की रचना। और महाशक्तियों के विरोधी मतलब अमेरिका जो था सोवियत संघ के विरोध में सैनिक गठबंधन कर रहा था,
और सोवियत संघ अमेरिका के बीच में गठबंधन कर रहा था। ये शीत युद्ध का विनाशकारी प्रभाव, आपसे क्वेश्चन भी रह सकता है कि शीत युद्ध के कुछ विनाशकारी प्रभाव को लिखें। पहला लिखिएगा इस प्रकार के आंसर कि शीत युद्ध के कुछ विनाशकारी प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1, महाशक्तियों के विरोधी सैनिकों का गठबंधन की रचना करना, मतलब महाशक्ति के विरोध में हम सैनिक का गठबंधन करना शुरू कर दिए। तो पहला ये कारण था विनाशकारी प्रभाव। दूसरा है परमाणु शस्त्रीकरण पर होड़, परमाणु शक्ति को बढ़ाना। आपको पता होगा कि 1945 के समय ही, है ना, 1945 के समय ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को हमारा अमेरिका जो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम छोड़ दिया था, जिसका भुगतान जापान आज तक भी कर रहा है, जापान कर रहा है ना। तो उन्होंने बताया कि ये परमाणु शस्त्रीकरण का होड़ किया लगाया था शीत युद्ध का। आगे बताया गया कि छोटे स्तर के और छोटे मोटे युद्धों को जो क्या करता था, गुप्त सहायता देने का काम करता था। मतलब अगर कोई देश अमेरिका के विरुद्ध आ रहा है या किसी के विरुद्ध आ रहा है तो उसको सहायता दे करके अपने मुख में लेके आ रहा था। चौथा नियम क्या था, जर्मनी, कोरिया और वियतनाम का विभाजन होना, जिस कारण से क्या हो गए, शीत युद्ध का कारण था कि जर्मनी, कोरिया और वियतनाम का विभाजन हुआ था। और इसका एक प्रभाव और उठने वाला था, तो तीसरे महायुद्ध की आशंका बनी रहना, है ना। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा कि शीत युद्ध के कुछ विनाशकारी प्रभाव को लिखें। प्रश्न लिख लीजिए आप, है ना, लघुत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिख लीजिए कि शीत युद्ध के कुछ विनाशकारी प्रभाव को लिखें। तो आप आंसर ऐसे करिएगा कि पहला है महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधन की रचना किया था। दूसरा क्या था, परमाणु शस्त्रीकरण पर होड़ किया था, बढ़ावा दिया था। तीसरा क्या था, छोटे स्तर के युद्धों में क्या किया था, गुप्त सहायता देता था। चौथा क्या हुआ, शीत युद्ध के कारण जर्मनी, कोरिया और वियतनाम का विभाजन हो गया। पांचवा ये हमेशा तीसरे महायुद्ध की आशंका बनी रही थी, लेकिन हुई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, तनाव शिथिल के रचनात्मक प्रभाव क्या होने वाले है। मतलब तनाव शिथिल हो गया, मतलब दोनों के बीच में गुस्सा शांत हुई, शीत युद्ध शांत हुआ, तो सोवियत संघ बिगड़ने के पहले जब तनाव शिथिल हुआ था, मतलब दोनों देश के बीच सहयोग बढ़ा था, तो क्या बातें हुई दोनों के बीच में, तो महाशक्तियों के विरोधी सैनिक गठबंधन का अंत। ये बोला कि भाई जो हम सैनिक गठबंधन कर रहे हैं आपके विरुद्ध में या आप हमारे विरुद्ध में कर रहे हैं, जो हम सैनिक पर खर्चा कर रहे हैं और देश का विकास भला हम करेंगे। इसे कहने का मतलब बात पर ध्यान दीजिए, मेरी बात को गौर से समझिएगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान पर अमेरिका तो बम गिरा ही दिया, अमेरिका जापान पर बम गिराया, जापान बुरी तरह ग्रस्त हो गया। उसके बाद जब तनाव शिथिल की बात आई थी, उस समय अमेरिका जो था जापान के प्रधानमंत्री से मिला, वहां के राष्ट्रपति से मिला और बातें बतलाई कि देखिए अब हम यहाँ पर हमला नहीं करेंगे, या अगर कोई देश आप पर हमला करता है तो मैं आपका बचाव करूंगा। आप आर्मी पर खर्च नहीं कीजिए, आप आर्मी पर खर्च नहीं कीजिए, आर्मी की जरूरत होगी मैं आपको आर्मी दूंगा। तो जापान के लिए तो बेनिफिट बन गया ना, करोड़ों रुपया जो आर्मी पर खर्च करता वो क्या किया, वो बिजनेस पर खर्च करने लगा। तो पहला बात क्या, उस आर्मी पर करोड़ों रुपया खर्च करने से पहला बचा। दूसरा बात, जिस व्यक्ति को वो आर्मी में देता उस आदमी को वो व्यापार में डालना शुरू कर दिया, उसको बिजनेस बनाना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस देश में व्यापार ज्यादा रहेगा उसका तो विकास होगा ही। एक सामान्य व्यक्ति अपना निजी व्यापार करके अपना स्वामित्व को सुधार लेता है तो क्या देश से सुधार सकता है, जरूर सुधारेगा। तो दूसरा क्या किया कि निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति, क्या किया, निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति, मतलब हम लोग शस्त्र की रचना नहीं करेंगे, हम लोग जो शस्त्र की रचना बनाने में खर्च करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ेंगे, है ना। दिशा की प्रगति। परमाणु परीक्षणों पर रोक, बोला कि परमाणु परीक्षण भी अब हम लोग नहीं करेंगे, परमाणु शक्ति का भी बनाना बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि युद्ध ही नहीं करना है तो क्यों हथियार बनाए। क्षेत्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होना, तनाव शिथिल में यह बात हुई थी कि अगर कोई देश, है ना, या अमेरिका के हैं तो अमेरिका के बगल का कोई आपका क्षेत्र में पड़ता है, वहां कोई विवाद अगर हुआ है हमारे देश के साथ, मतलब हमारे गुट के साथ, तो कोशिश कीजिए कि उससे झगड़ा नहीं करें, शांतिपूर्ण उसका समाधान कर दें। तीसरा ये खत्म हो गया। चौथा बात कहा गया जर्मनी और वियतनाम का एकीकरण होना,
तनाव शिथिल होने के कारण ही जर्मनी और वियतनाम का एकीकरण हुआ था, जहां पर शीत युद्ध के समय जर्मनी, कोरिया और वियतनाम का क्या होता विभाजन हुआ था। तो आप 9th या 10th में पढ़े भी होंगे कि जर्मनी और वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो आपको 1990 या 91 मिलता होगा, है ना, 1991। समझ गए इस चीज को। आपसे ये भी प्रश्न रह सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। पांचवा, तीसरे महायुद्ध की संभावना का अंत होना। और ये बताया गया कि इधर कि जब शीत युद्ध के समय तीसरे महायुद्ध की संभावना बनी रह गई थी, लेकिन तनाव शिथिल होने पर तीसरे महायुद्ध की संभावना क्या हो गई, खत्म हो गई। तो क्वेश्चन आएगा, तनाव शिथिल के कुछ रचनात्मक प्रभाव को लिखे, या तनाव शिथिल से दुनिया के होने वाले लाभ की चर्चा कीजिए। आप यहाँ कर सकते हैं। नीचे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन उठ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ उठ गया, इसके बीच में बहुत सारे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव उठ गया है। ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कीजिए, है ना, एकदम करना है, क्योंकि अगर क्लास जिस दिन ऑफलाइन खुलेगा हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डायरेक्ट हम आप लोग डिले करवाएंगे, आप लोगों को क्लास में पढ़ा तो दे ही दिए ना, आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है शीत युद्ध, तनाव शिथिल के प्रमुख लक्षण क्या थे दोनों का। शीत युद्ध का क्या लक्षण हुआ था, तनाव शिथिल का क्या लक्षण हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, 1990 तक दोनों महाशक्तियों के बीच सहयोग एवं संघर्ष की स्थिति किसी न किसी रूप में बनी रही। मतलब 1990 तक क्या हुआ, दोनों शक्ति में कभी संघर्ष बना रहा तो कभी सहयोग आगे जाकर बन गया तनाव शिथिल होने के कारण। दोनों महाशक्तियों ने सीधे भिड़ंत की स्थिति को सदैव टाला, और दोनों महाशक्ति जो थी कभी आमने सामने युद्ध में नहीं आई। दोनों के मन में डर था, क्योंकि अगर हम युद्ध करते हैं तो दोनों का विनाश है, क्योंकि इसमें दोनों का विनाश सुनिश्चित था। दोनों के पास परमाणु शक्तियां थी। बोला कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये भी नहीं छोड़ेगा, या ये स्टार्ट करेगा तो ये नहीं छोड़ेगा। दोनों का विनाश निश्चित था। दोनों के मन में आतंक का भय था, डर था, इसलिए युद्ध शुरू नहीं हुआ। यही उसका लक्षण था शीत युद्ध का। कभी आगे बढ़ना तो कभी पीछे हटना, कभी अमेरिका आगे तन जाए तो कभी अमेरिका पीछे हट जाए, कभी सोवियत संघ आगे तन जाए तो कभी सोवियत संघ पीछे हट जाए। दोनों महाशक्ति यही रणनीति बनी रही, और दोनों महाशक्तियों की रणनीति जो था, युद्ध की रणनीति था, यही बनी रही। लेकिन दोनों महाशक्तियां किसी न किसी रूप में छोटे स्तर या छोटे युद्धों में संलिप्त रही तथा उनकी शक्ति का परीक्षण होता रहा। मतलब बताया गया कि लेकिन शीत युद्ध बताया गया कि शीत युद्ध में क्या हुआ, ये दोनों जो शक्तियां थी कहीं न कहीं क्या थी, गुप्त रूप से छोटे मोटे युद्ध में अपनी सहायता को दे रही थी। विचारधारा मात्र आडंबर थी। दोनों महाशक्तियां ने प्रयोगवादी मार्ग अपनाया तथा शब्दों के हेरफेर से अपने कृत्यों का औचित्रण किया। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, नया क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका है कि दो ध्रुवता की चुनौतियों का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दो ध्रुवता की चुनौतियों का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या दो ध्रुवता की चुनौतियां क्या थी। आपका एनसीईआरटी ये लिखा, दो ध्रुवता की चुनौतियां। लेकिन मैंने इसको प्रश्न बना दिया कि दो चुनौतियों का संक्षिप्त टिप्पणी करें या वर्णन करें, या दो ध्रुवता की चुनौतियों से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार का मैंने प्रश्न बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, समय कभी एक जैसा रहता नहीं, सत्ता कभी किसी के हाथ में रहती नहीं, बदलती रहती है। समय का बात है, समय बदलता है, उसके साथ परिस्थिति भी बदल जाती है। जरूरी नहीं है कि 1962 में भारत जो था 2020 में भी वही रहे, या जरूरी नहीं कि 2020 में भारत है 2021 में भी वही रहे, या जरूरी नहीं है कि 2020 में भारत में भाजपा पार्टी का वर्चस्व है तो 21 में इसी का रहे, या 22 में इसी का रहे, या 24 में इसी का रहे। बदलता है ना। तो उसी प्रकार से समय बदलता है, उसके साथ परिस्थितियां भी बदल जाती है, संस्थाएं बनती है, एक नया संस्था का निर्माण होता है, उनके नए आयाम, नए नियम विकसित होते हैं। कई परिदृश्य सदैव टिकाऊ नहीं होता है, कोई चीज दिखने वाला लगातार टिकाऊ नहीं होता है, बदलता रहता है। तो उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं दो ध्रुवता की। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बात को कर लेता हूं। 1815 से 1914 तक सत्ता के संतुलन का चरण बना रहा, ब्रिटिश शासन चलता रहा। दूसरे महायुद्ध के बाद आतंक के संतुलन का चरण आया, जो शीत युद्ध के समापन के साथ चला गया। तो बताया गया कि समय ये कि 1815 से 1914 तक सत्ता का संतुलन का चरण बना रहा। दूसरा महायुद्ध आया, उसके बाद शीत युद्ध का दौर बना रहा, दो ध्रुवता का दौर चला गया। लेकिन शीत युद्ध के दौर में दो ध्रुवता के भीतर और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
लेकिन बताया गया कि शीत युद्ध के समय जो ध्रुवता था, तो ध्रुवता के समय क्या हुआ, देश दुनिया को कुछ भीतरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आखिर वो चुनौतियां क्या थी, मैं समझता हूँ। मतलब गुट से बाहर की चुनौतियां था, वो बाहरी चुनौतियां था। गुट के अंदर दिक्कत हुआ, वो आप सोवियत गुट में रहे या अमेरिका गुट में रहे, वो अंदरूनी चुनौतियां हुआ। तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। फ्रांस जो था नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का क्या किया, विरोध किया, जिससे 1966 में नाटो का कार्यालय पेरिस से उठकर ब्रुसेल्स चला गया। कहाँ चला गया, ब्रुसेल्स चला गया। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि नाटो का कार्यालय पेरिस से उठकर ब्रुसेल्स कब गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 1966 में। कब होगा, 1966 में। 1948 में यूगोस्लाविया, 1948 में यूगोस्लाविया, जहां बाबू पता है बेलग्रेड पड़ता, बेलग्रेड यही यूगोस्लाविया में ही पड़ता, जहां प्रथम गुट, जहां पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन पहला हुआ था। 1948 में यूगोस्लाविया समाजवादी राष्ट्र कुल से अलग हो गया तथा 1961 में अल्बानिया ने वार्सा संधि से अपना नाता जोड़ लिया। ठीक, नहीं चलते हैं। चीन समाजवादी गुट में था, लेकिन 1956 में माओ ने खुश्चेव के नेतृत्व को चुनौती दी। प्रश्न यहाँ रहेगा कि माओ ने खुश्चेव की नेतृत्व की चुनौती कब दिया था, 1956 में। चीन की समाजवादी गुट में, चीन किस गुट में था, समाजवादी गुट में था। किस गुट में था, समाजवादी गुट में था। दोनों साम्यवादी शक्तियों के बीच शीत युद्ध हो गया। इससे विदित हो गया, मतलब भावना बदल गई कि दोनों महाशक्तियों के शिविर में दरारें पड़ने लगी। इससे क्या हो गया, दोनों महाशक्तियों का जो रखरखाव था उसमें मनभेद होना शुरू हुआ। वे भीतरी चुनौतियों का सामना न कर सका। अब कोई भी देश, ध्यान दीजिएगा, भीतरी चुनौतियों का सामना नहीं करेगा। बाहरी चुनौतियों का सामना कोई भी आराम से कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आप चलने वाले एक व्यक्ति हैं। क्या है, एक व्यक्ति आप हैं चलने वाले, और सिंपल सी बात है, आप रास्ते पर चल रहे हैं और आपके जूते के अंदर कोई कंकड़ चला जाता है, तो आप इस चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जूता पहने हुए हैं, बाहर में कितना भी कंकड़ क्यों वहां पर आप चल लेते हैं, तो कोई भी गुट जो है भीतरी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता जल्दी से, बाहरी चुनौतियों का कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, वे भीतरी चुनौतियों का सामना न कर सके, लेकिन बाहरी चुनौतियां गंभीर सिद्ध हुई, जो गुट निरपेक्ष देशों के आंदोलन ने प्रस्तुत किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाहरी चुनौतियां को गंभीर सिद्ध करने वाला कौन था, गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप पीछे पढ़ चुके होंगे गुट निरपेक्ष के बारे में, मैंने चर्चा किया था, ठीक ना, जिसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैं आगे पढ़ूंगा भारत और शीत युद्ध की चर्चा में दोनों को। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि इन देशों ने खुलकर शीत युद्ध की निंदा किया। किन देशों ने किया, तो जो गुट निरपेक्ष में, ध्यान दीजिएगा, गुट निरपेक्ष में जो देश शामिल हुए थे, उन देशों ने खुलकर निंदा किया। दोनों महाशक्तियों के सैनिक गुटों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के मार्ग में बाधा कहा। और गुट निरपेक्ष ने निंदा करते हुए ये बात बताई कि जो दोनों महाशक्ति है या दोनों महाशक्तियों सैनिक गुट हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं करके, बल्कि ये देश में, दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के मार्ग में बाधा डाल रहे हैं। इनसे शांति नहीं, इससे अशांति आ रही है। तथा एक नया मार्ग दिखाया, जिस पर धीरे धीरे वे देश भी आ गए जो कभी अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में था। तो ध्यान दीजिएगा, इन बातों की निंदा करते हुए, किन बातों की, तो दो गुटों की बात की निंदा करते हुए किसने किया, गुट निरपेक्ष ने किया। कि ये जो गुट निरपेक्ष ने किया कि दोनों देश है, दोनों महादेश जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय अशांति लाता है, शांति नहीं ला रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सहयोग में मार्ग में बाधा बन रहा है। तो बोला इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, बोला हम एक नया मार्ग ला रहे हैं, वो गुट निरपेक्ष है, मतलब मैं किसी गुट का साथ नहीं दूंगा, और जहां तक शांति और सुरक्षा और सहयोग की बात है, मैं सबका करूंगा।
तो शुरू में तो कुछ कम लोग इसमें आए, लेकिन धीरे धीरे वो देश भी आ गए जो कभी अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में हुआ करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, इस संबंध में ईरान, इराक और पाकिस्तान के नाम लिए जा सकते हैं जो अमेरिकी गुट में थे। तो प्रश्न आपसे रहेगा कि अमेरिकी गुट में शामिल होने वाले कुछ देश का नाम बताइए। ईरान था, इराक था, पाकिस्तान था। और जब पाकिस्तान अमेरिकी गुट में था ना बउआ रे, तो हमेशा भारत पर आक्रमण करता था। लेकिन ध्यान दीजिए, आज कितना बीजेपी का डंका बजा लीजिए आप लोग, लेकिन एक समय था कि पाकिस्तान को अमेरिका जैसी महाशक्ति समर्थन करती थी, अब फिर भी भारत कभी पाकिस्तान से नहीं हारा। तो काफी वर्चस्व की बात है। आप पढ़े होंगे शिमला समझौता के बारे में, ताशकंद समझौता के बारे में। तो ये सब तब हुआ जब पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता था, या अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, जो अमेरिकी गुट में थे। तो यूगोस्लाविया, बौर, अल्बानिया सोवियत गुट से अलग होकर गुटनिरपेक्षता के मार्ग पर आ गए। तो ये सब जो देश हुए थे, क्या हुए थे? सोवियत संघ से भी कुछ अलग हुए, कुछ सोवियत संघ से अलग होकर आगे गुटनिरपेक्ष में, और कुछ अमेरिका से हुए थे। क्योंकि हम बताए थे कि जिस समय 1961 के समय जो हुआ था, ये आपका गुटनिरपेक्ष जो हुआ था, गुटनिरपेक्ष ये यूगोस्लाविया में निरपेक्ष आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो यूगोस्लाविया में जो हुआ था 1961 में, इसमें शुरू में हुआ था 25 देश, बाद में 100 समथिंग 108 या कुछ देश आ गए थे, है ना। मतलब काफी संख्या बढ़ी। तो देश कहाँ से आए? तो यही दोनों देश से अलग होकर के आए ना, टूट के इसमें करके जुड़ना शुरू कर दिए। आगे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं एक और बात को, वो आपका है भारत और शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। मतलब भारत का शीत युद्ध में क्या संबंध रहा था, है ना। क्या भारत शीत युद्ध में साथ दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया था तो कारण क्या था नहीं देने का? आखिर जिस समय शीत युद्ध हो रहा था उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? आखिर जब सोवियत संघ ने इनका साथ मांगा होगा या अमेरिका ने इनका साथ मांगा होगा, तब ये क्या जवाब दिए थे? इन बातों को पाइए, है ना। तो क्वेश्चन आप पाइए, लिख लीजिए कि भारत और शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। तो दूसरे महायुद्ध के बाद, पता है इतना बार दूसरा महायुद्ध आ गया तो हर एक बच्चा के मुंह पर याद आया होगा कि दूसरा महायुद्ध जो 1939 1945 के बीच में हुआ था, और दो महाशक्ति थी, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, है ना। रटा जाता है बुआ, इतने बार ये आता है कि, लेकिन फिर भी लड़का आके वहां पर जब दो ध्रुवता की बात आती है क्लास में आंसर छोड़ कर आके आता, बता समझ में नहीं आता दो ध्रुवता क्या था, शीत युद्ध छोड़ देता है ना। बड़ा गुस्सा बढ़ता उस समय। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और उनके बीच तनावपूर्ण संबंधों में शीत युद्ध की स्थिति को जन्म दिया। ये बात तो पता ही होगा आप लोगों को। दोनों एक दूसरे की निंदा करते थे। शिकायत, निंदा में क्या होता है? शिकायत। बड़ाई तो किया नहीं दोनों का, शिकायत। दोनों के बीच क्या था? घृणा था, संदेह था, द्वेष था, प्रवृत्तियां उभरने लगती थी, जिस पर विचारधारा का आवरण डाला गया। मतलब जिस व्यक्ति के प्रति आपको जिस प्रकार का विचार आएगा वैसे ही काम कीजिएगा उस व्यक्ति के साथ में आप। यदि सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन, अब ध्यान दीजिएगा, सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे? स्टालिन थे। ये किसकी दुहाई देते थे? समाजवाद का दुहाई देते थे, है ना। इनका कहना था कि समाज में जैसा जो व्यक्ति है, जिस प्रकार की वस्तु जरूरत पड़ती है उस प्रकार दीजिए। लेकिन वो उदारवाद का कहता था कि व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ये अपनी जरूरत के अनुसार से अपने समाज बुद्धि को और वस्तु को आग्रह कर लेगा, मतलब अपने पास ले आएगा, ये अमेरिका कहता था। अन्य देशों में क्रांति का निर्यात समाजवाद का विस्तार है। अगर कोई देश में क्रांति होती है तो समाजवाद का विस्तार ही माना जाता है। यहाँ कटना है। तो बताया गया निर्यात करने का प्रयास किया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, तो ध्यान दीजिएगा, देश दुनिया में समाजवाद का विस्तार कौन करना चाहता था? तो स्टालिन। समाजवाद का समर्थन कौन कर रहा था? स्टालिन। स्टालिन कौन था? सोवियत प्रधानमंत्री था। तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रूमैन, कौन थे? अमेरिका राष्ट्रपति ट्रूमैन, कौन थे? ट्रूमैन ने उदारवाद दिया। उदारवाद की नीति मैंने पहले बताया, उदारवाद दिया, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए लाल विस्तार को रोकने का निश्चय किया। उन्होंने बताया मैं समाजवाद को रोक दूंगा। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने अपना सैनिक गुट बनाया।
क्या बनाया? सैनिक गुट बनाया। उसकी बात को रोकने के लिए वो सैनिक गुट बनाया, इसकी बात को रोकने के लिए ये सैनिक गुट बनाया, तथा अन्य देशों को विशाल सैनिक और आर्थिक सहायता देकर अपने गुट में खींच लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सोवियत संघ चाह रहा है कि हमारे पास ज्यादा हो, वो चाह रहा ना भैया मेरे पास ज्यादा हो, है ना। तो बोला कि आखिर हमारे पास कैसे ज्यादा होगा, तो ये आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। आर्थिक सहायता का देखिए मतलब होता है कि मतलब पैसे के बल पर अपने मत को खरीद लेना। आज आप लोगों के देश में होता है ऐसा कि नहीं होता है कि चुनाव नजदीक होता है, मुखिया जी आ जाते हैं, विधायक लोग आता है ना, पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वोट दीजिए, है ना। मतलब आर्थिक सहायता देकर अपना मत ले लेता है। उसी प्रकार से सोवियत संघ एक कमजोर देश को, कुछ दूसरे देश को आर्थिक सहायता देकर करके अपने गुट में शामिल कर रहा था। अमेरिका भी शामिल कर रहा था। मतलब विचार से नहीं हुआ तो आर्थिक बल पर खरीदना शुरू कर दिया, है ना। आज भी हमारे देश की वही हालत है। और जहां आर्थिक सहायता की बात होती है गुट में भैया, बड़ा टिकाऊ नहीं होता है। देखिए, अगर किसी विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को राजनीतिक मुद्दे से कोई समस्या आती है तो समस्या आने का कारण भी आप ही हैं। क्योंकि भारत के लोग को, भारत के विद्यार्थियों को जो 11-12 में चले गए हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि मेरा मौलिक कर्तव्य क्या है और मेरा मौलिक अधिकार क्या है। मांग की तो बातें छोड़िए, जब तक व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मालूम नहीं होगा, अपना विकास कैसे करेगा। आपको 11th में ही पढ़ना था मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार के बारे में। जो विद्यार्थी पढ़े होंगे 11th में हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस, उनको मैंने मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य बताया होगा। और मौलिक अधिकार आपका आज ये छीन गया है कि आज पढ़ने भी नहीं जा सकते हैं आप, है ना। मतलब शिक्षा को पीछा छोड़ा जा रहा है ना। तो कोशिश कीजिए कि हम शिक्षा से पीछे नहीं जाएं। पास फेल करना बाबू, ये बोर्ड का एक क्या बोलते हैं उसको, चाल बन चुका है ना। गुमराह कर देता है आप लोगों को, आप लोग गुमराह हो जाते हैं। क्या जरूरी है 11th पढ़ना, एग्जाम में प्रश्न ही नहीं आता है। भैया मौलिक अधिकार क्या आपको मालूम है? आपका मौलिक कर्तव्य क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है। सरकार के प्रति आपका कार्य क्या बनता है मालूम है? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, मालूम कहां से होगा। सर जो पढ़ा दिए पढ़ लिए, देश में जो आदेश हो गया मान लिए। भुगतो भैया भुगतो, अभी नहीं भुगते हो और भुगतोगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके सिलेबस से पॉलिटिक्स ही हटा दिया जाएगा, है ना। तब समझ में आएगी कि हम बुद्धिमान होने के बावजूद भी, इतने शिक्षित होने के बावजूद भी अनपढ़ नेताओं के कहने पर चल रहे हैं आज, है ना। वो जो कहेगा हम मानेंगे, वो नहीं कहेगा नहीं मानेंगे। कीजिए, यही आप लोगों की मर्जी है, करिए। गुलामी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति की शक्ति को खो देता है। तो आप लोग गुलाम बन चुके हुए हैं, मानसिक रूप से बन चुके हैं, अब आर्थिक रूप से बन रहे हैं। कल के डेट में कोई चुनावी चिन्ह आएगा, आपको आर्थिक बल पर खरीद लेगा। कभी आप सोवियत संघ में किसी की तरह जुट जाइएगा, लेकिन गुटनिरपेक्ष का सहायता आप नहीं ले सकते हैं। मतलब खुद अपने खुद आवाज नहीं लगा सकते हैं आप, है ना। चलिए ठीक है, हमारे चैप्टर पर चलते हैं। कभी कभी हम फालतू बोल भी देते हैं, सिलेबस से हट करके बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, देश दुनिया की बात है, इसके प्रति ज्ञान है तो बोलूंगा ही। ऐसे जिन लोगों के पास इस चीज का ज्ञान नहीं, उनके पास बोलिएगा तो बोलेगा दे तो पकड़ा ऐसी लुट मुट के, है ना। नीतीश बा ऑर्डर दिया क्लास हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, वो ऑर्डर नहीं देगा, वो इसी पास कर देगा। तो कुछ अमेरिका और सोवियत संघ जो थे, ये आर्थिक सहायता देकर करके देश को खरीद रहा था।
2 सितंबर 1946 को बात है, भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, मतलब बिना चुनाव किए हुए, है ना। तो प्रश्न आपसे रहेगा कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1946 में, और जिसमें नेहरू ने विदेश मंत्री का पद संभाला था। किस मंत्री का? मंत्री का पद संभाला था। उस समय शीत युद्ध की लहर का सूत्रपात हो चुका था। अब 1946 की बात करते हैं, 45 से शुरू हो चुका था, सूत्रपात हो चुका था। हर एक देश चाह रहा था कि हमारे देश में भारत आए, एक बड़ी शक्ति थी भारत, है ना। अतः नेहरू ने तुरंत यह स्पष्ट कर दिया कि भारत ऐसे संघर्ष से दूर रहेगा। नेहरू जी ने बोले कि भारत ऐसे संघर्ष से दूर रहेगा, भारत कभी भी किसी गुट में नहीं जाएगा, किंतु वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्षेत्र में अपना योगदान देगा। बोला कि ये किसी गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन जहां शांति और सुरक्षा की बात होगी वहां भारत अपना योगदान देगा। 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने रेडियो वक्तव्य दिया। मतलब रेडियो, पहले रेडियो चलती थी ना, पहले कम्युनिकेशन का साधन ज्यादा था रेडियो, पर इससे पहले ज्यादा था न्यूज़पेपर। जब अखबार जब चलता था ना भाई, तो सब लोग उसमें पढ़ल लिखल नहीं होते थे, जीवन यापन के लिए खेती करते थे, देशभक्ति के लिए कम उम्र में देशभक्ति के लिए क्या करते थे, कम उम्र में शहीद भी हो गए कितने लोग देश के लिए। आज के जैसे युवा लोग रहते तो नहीं होता देश आजाद कभी। आज के युवा लोग भगत सिंह नहीं बनता, है ना, वो गोरी गोरी मैम को देखकर बेहोश हो जाता आज के युवा लोग। लेकिन उस समय भगत सिंह जैसे वीर पुरुष, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने क्या किया, देश के लिए काम किया। आज भी हम लोगों के देश में गांव ग्राम में आदमी चाहता भगत सिंह बेटा बने, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगत सिंह बने, है ना, क्योंकि किसी को देश के प्रति सोचना ही सही नहीं है। क्या कीजिएगा, भारत में गद्दारे पैदा खाली होता है, देशभक्त पैदा होता कहाँ है? अगर देशभक्त कोई पैदा भी होता है, गद्दारों की संख्या इतना है उसको जीने नहीं देता है। तो 7 सितंबर 1946 को नेहरू ने रेडियो वक्तव्य में कहा, मतलब बातें में कहा, उन्होंने कहा कि यह सड़क के बीच की नीति नहीं है। नेहरू ने बोला कि जो मैं नीति को अपनाने जा रहा हूं गुटनिरपेक्ष की नीति है, सामान्य नीति नहीं है, यह सकारात्मक और रचनात्मक नीति है। उसने कहा कि हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की है। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है मैं किसी भी शक्ति का शामिल नहीं होऊंगा। तो हमारा तात्पर्य दो विरोधी शक्तियों के सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति है। मतलब गुटनिरपेक्षता की जो हमारी नीति है ना, ये गुटनिरपेक्षता की नीति है कि दोनों शक्तियों के सैनिक गुटों से क्या रहना है, दूर रहना है। यह परिपूर्ण नीति है, ऐसा नहीं कि मैंने इस नीति को बोला और ये नीति चलेगी नहीं, नीति खत्म हो जाएगी। यह नीति जो है परिपूर्ण नीति है और ये नीति पूरी होकर रहेगा। यह परिपूर्ण नीति है, बल्कि नीति का एक अंश है। इसका आस है शीत युद्ध से दूर रहना, और सबसे बड़ी बात है गुटनिरपेक्ष का पहला आस क्या है, शीत युद्ध से दूर रहना। लेकिन सभी देशों के साथ शांति बनाए रखना, निशस्त्रीकरण करना, स्वतंत्रता, समानता और सहयोग के लिए संघर्ष करना भी इस नीति के अंतर्गत आता है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि गुटनिरपेक्ष के कुछ मुख्य बातों को लिखिएगा। गुटनिरपेक्ष जो है, गुटनिरपेक्ष अन्य देशों के साथ शांति बनाए रखना चाहता था, निशस्त्रीकरण करना चाहता था, स्वतंत्रता की मांग करता था, समानता की बात करता था, सहयोग की बात करता था। गुटनिरपेक्ष के बारे में पहले इसलिए हम बता दिए थे इस चीज को, है ना, कि बच्चे को थोड़ा समझ में आया। शुरू में इस नीति का अर्थ भ्रम का विषय बन गया। शुरू में लोग रह रहे थे भाई कि हमने अमेरिका के बीच में रहेंगे, हमने सोवियत संघ के साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं एक छोटी सी शक्ति बनेगी और हमको दोनों में से कोई दबोच लगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसे संन्यास, एकासवाद, निश्चय पश्चा, एक पक्षपात का पर्याय समझा गया, है ना। प्रश्न हो सकता है गुटनिरपेक्षता का अदर नाम क्या समझा गया? अदर बातें क्या बोलते थे? संन्यास बोलते थे एकात्मवाद है। प्रधानमंत्री नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम युद्ध या शीत युद्ध में किसी के साथ नहीं है। गुटनिरपेक्षता का नियम ही यही है कि मैं युद्ध या शीत युद्ध में साथ नहीं दूंगा, किंतु अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा एवं सहयोग में सभी के साथ हूं।
महाशक्तियों ने यह धारणा बनाए रखा, महाशक्ति मतलब ये अमेरिका और सोवियत संघ ने धारणा बनाया, बातें कही कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ है। यूएसए ने पूछा, सॉरी सोवियत संघ ने पूछा भारत के साथ क्या आप मेरे साथ हैं? बोला नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। सोवियत संघ ने बोला कि जो मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि सोवियत संघ हमेशा भारत का समर्थन किया है, आज भी किया। भारत करे क्या नहीं करे रूस का सहायता, लेकिन रूस ने हमेशा भारत की मदद की है। वो हमारे खिलाफ है। सोवियत कौन खिलाफ है? जो मेरे साथ नहीं है। इस बात को कौन बोला? महाशक्तियों ने बोला। सोवियत नेता स्टालिन ने इसे अमेरिका की ओर झुकाव कहा। अब कहने का मतलब हुआ सोवियत संघ ने पूछा था, सोवियत संघ के नेता प्रधानमंत्री स्टालिन ने यह बात पूछी थी भारत के साथ क्या आप मेरे साथ है? बोला नहीं, मैं सबके साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। स्टालिन ने बोला जो मेरे साथ नहीं मेरे खिलाफ है। उनको लगा कि ये अमेरिका की ओर झुक रहा है, तो अमेरिकी विदेश मंत्री डेल्स ने इसे अनैतिक नीति कहकर निंदित किया। बोला कि ऐसी बात नहीं है कि भारत मेरे साथ है। फिर भी बात को हमारा सोवियत संघ नहीं माना। लेकिन किंतु कोरिया की लड़ाई जब 1950 में हुई, क्वेश्चन भी आपसे आता है कोरिया का युद्ध कब हुआ था? ये लड़ाई 1950 में समय। तो कोरिया की लड़ाई 1950 के समय इस नीति का अर्थ स्पष्ट हो गया। जब भारत ने संघर्षरत दोनों पक्षों की आलोचना किया, जब भारत दोनों को आलोचना किया, दोनों का निंदा किया, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ की सामूहिक सुरक्षा के प्रयास में अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी और बताया गया कि उस वहां पर क्या भेजा? कोरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूएनओ। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ही है देश दुनिया के साथ शांति संबंध स्थापित करना। तो दोनों को लगा कि सही में भारत जो है किसी का समर्थन नहीं करता है। एक बात थोड़ा सा बताते हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे पंचशील समझौता के बारे में, लेकिन छोटी सी बात बताते हैं। आज चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। इसलिए जब 1 अक्टूबर 1949 को यहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ तो भारत ने उसे तुरंत कूटनीतिक मान्यता देकर अपने अच्छे संबंध स्थापित किए। 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत की यात्रा किए, दोनों बीच मित्रता और संधि का व्यापार हुआ। ये खास करके जो बातें हम चीन की बताएंगे ना, ये पंचशील समझौता की बातें हैं। तो आज के लिए बाबू इतना ही था प्रश्न, उसे आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। हम मेहनत करते हैं, आप भी कीजिए, है ना। और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइको का तो वेट चालू हो गया है। जो लोग चाहते हैं कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे तो अपने इंस्टीट्यूट संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि कुछ बच्चों का रिस्पांस नहीं आ रहा है, जिस कारण से उनको हम ब्लॉक यहाँ से कर दिया जाएगा। आज के लिए बुआ इतना ही। और इस पढ़ाई से जितना मैंने बात बताई, इनसे किसी प्रकार का संबंध किसी को डाउट अगर है तो हमें पूछ सकते हैं, है ना। और हाँ, आप लोगों से एक आग्रह किया जाता है कि आप लोग 12th के स्टूडेंट हो तो 12th लेवल की बुक पढ़िए। एक बच्चे ने बताया था, ये क्या बोलते हैं उसको, भारत में तीर्थ यात्रा करके बात 1562 की बात किया। और भाई एनसीईआरटी बुक में मान रहा हूँ होगा शायद, लेकिन आप 12th की बुक को खोलिए, मैंने पोस्ट कर दिया है ना, कि 1563 में तीर्थ यात्रा कर को बंद किया गया था, 64 में जजिया कर को बंद किया गया था। अदर बुक का सहायता नहीं लीजिए, 12th का लीजिए। अगर कल के डेट में अगर आप चैलेंज ठोकते हैं बोर्ड के प्रति मैंने सही लिखा है, तो क्या आप वहाँ 8 का बोर्ड बुक लेके जाइएगा, 12th का लेके जाइएगा ना एनसीईआरटी को, है ना। ठीक है, आज के लिए हुआ इतना ही है।